हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कृष्णा आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं सरकारी जॉब मस्ती के परिवार में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे न्यायपालिका। अभी तक हमने संविधान से संबंधित कई सारे टॉपिक को पढ़ चुका। जैसे हमने पढ़ा था कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, यानी कि लोकतंत्र या कह सकते हैं संविधान के 3 स्तंभ होते हैं, लोकतंत्र के 3 स्तंभ, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका उन्हीं स्तंभों में से एक है। हमने विधायिका को भी पढ़ा और कार्यपालिका को। विधायिका में हमने देखा था केंद्र स्तर पर संसद और राज्य स्तर पर विधानमंडल। विधायिका में केंद्र स्तर पर संसद में 2 प्रमुख अंग थे, लोकसभा, राज्यसभा, और राज्य स्तर पर जो विधायिका के प्रमुख अंग थे वो विधानसभा और विधान परिषद थे, इसको भी देखा। और हमने कार्यपालिका में देखा था, उसमें भी 2 स्तर थे, एक केंद्र स्तर पर और एक राज्य स्तर पर। जो केंद्र स्तर पर था वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, ये इन सब वीडियो को हमने पहले से ही पढ़ चुका है। और राज्य स्तर पर हमने देखा था राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इन सब को देखा था। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए, यानी कि 3 स्तंभों में से 2 स्तंभ को हम पहले से पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरा स्तंभ पढ़ेंगे, न्यायपालिका। हमने बताया था विधायिका जो है, विधायिका क्या होती है? विधायिका विधि बनाने का कार्य करती है। कार्यपालिका क्या होती है? उसको लागू करती है किसी बिल को। और यदि बिल में कोई त्रुटि आती है तो उस बिल को कहाँ पे ले जाया जाता है? न्यायपालिका में। फिर न्यायपालिका इसका क्या करती है? पुनर्विलोकन। अगर सही होती है तो पारित करती है, अदरवाइज उसको क्या कर देती है? खारिज कर देती है, जो बिल बनी होती है। तो इस प्रकार से हम आज न्यायपालिका को पढ़ेंगे। न्यायपालिका में हमने इसके दिन पहले वीडियो में जब बढ़ाए थे न्यायपालिका से संबंधित और विधायिका, कार्यपालिका में, तो न्यायपालिका में हमने बताया था कि न्यायपालिका भी 3 स्तंभों में से एक से जुड़े हुए हैं, यानी कि तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी कि जो न्यायपालिका में अगर कोई सबसे बड़ी कोर्ट है तो वो होती है सर्वोच्च न्यायालय, और न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय को ही आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सर्वोच्च न्यायालय में। तो सबसे पहले अगर बात करें कि सर्वोच्च न्यायालय की या न्यायपालिका का जो भाग है वो किस भाग में है, तो भाग 5 में रखा गया है। और अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक ये किसमें? न्यायपालिका का जिक्र होता है। तो भाग 5 और अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक। अब ये न्यायपालिका कहाँ से लिया गया था? तो आप जानते होंगे, बताया गया था कि भारत शासन अधिनियम 1935, तो जो भारत शासन अधिनियम 1935 है वहीं से इसको लिया गया। हालांकि कुछ स्वतंत्रता की चीजें हैं वो अमेरिका से ली गई हैं, लेकिन लगभग सबसे ज्यादा अगर कोई न्यायपालिका का पार्ट लिया गया है तो वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, जो कि शुरुआत में इसको संघीय न्यायपालिका के नाम से जाना जाता था। फिर इस संघीय न्यायपालिका को न्यायपालिका के रूप में रखा गया, जो कि सर्वोच्च न्यायालय हो गया फिर बाद में चल के। अब सर्वोच्च न्यायालय सबसे उच्चतम न्यायालय बोला जाता है। अब इसका जो होता है गठन, गठन कैसे होता है? तो गठन अगर देखेंगे तो गठन क्या क्या है कि मूल संविधान, जब संविधान बना था, जब संविधान बनकर तैयार हुआ, तो जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस वक्त सर्वोच्च न्यायालय में उसके गठन के बारे में कहा गया था कि उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, मिला करके 8 न्यायाधीश इसमें सर्वोच्च न्यायालय में कार्यरत होंगे। यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा और वो मुख्य न्यायाधीश के साथ एक 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, मिला करके 8 न्यायाधीश होंगे। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे, अगर देखा जाए कि वर्तमान में, तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और उन मुख्य न्यायाधीश के साथ 3 अन्य न्यायाधीश भी होंगे। तो मिला करके कुल वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं? 31 न्यायाधीश हैं। और ये लागू कब से हुआ था? तो 2008 और 2009 में ये पारित करके संसद में लाया गया था, तो लागू कर दिया गया था। कब से? 2008 और 2009 में बनाया गया कि एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और 30 अन्य न्यायाधीश होंगे। तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश हैं। अब इसी में क्या होता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, इस सर्वोच्च न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, मेन रूप से मुख्य न्यायाधीश हाल ही में भी चर्चा का विषय बना हुआ है सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति तो करते हैं कौन? राष्ट्रपति महोदय। लेकिन राष्ट्रपति महोदय तो करते हैं, लेकिन ये क्या संसद के सलाह पर या प्रधानमंत्री की सलाह पर? आप लोग को पता होगा कि राष्ट्रपति महोदय ज्यादातर किसकी सलाह पर कार्य करते हैं, या कह सकते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर ही कार्यरत होते हैं राष्ट्रपति महोदय। तो क्या ऐसे में संसद द्वारा जो सदस्य होंगे या प्रधानमंत्री की सलाह पर ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को जो है नियुक्त किया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि न्यायपालिका
कार्यपालिका और विधायिका से एक अलग है, स्वतंत्र है। यह स्वतंत्र रूप से कार्य करती है भारत सरकार में, भारत में सॉरी। तो इसमें क्या है कि इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय। ऐसे में क्या, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सलाह पर, ऐसे में क्या होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश होते हैं, उन्हीं न्यायाधीशों की सलाह पर, कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं, उन्हीं न्यायाधीशों की सलाह पर क्या किए जाते हैं? नियुक्त किए जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऐसे में क्या होती है कि सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट इसमें से प्रश्न बनता है, कॉलेजियम सिस्टम क्या है? तो कॉलेजियम सिस्टम ये है कि सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के रूप में और एक 4 अन्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत रहेंगे और एक गठित टीम बनती है, और उस गठित टीम में किसी एक का नाम देकर के राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। किसी का भी नाम राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, जो नाम इस कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश है और 4 अन्य न्यायाधीश मिला करके कितने, 5 न्यायाधीश होते हैं। 5 न्यायाधीशों के द्वारा किसी एक न्यायाधीश का नाम दिया जाता है राष्ट्रपति के समक्ष। फिर राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, राष्ट्रपति महोदय सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। तो ऐसे में प्रश्न बन जाता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय जो है, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति महोदय। किसके कहने पर? मुख्य न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, कुछ न्यायाधीशों की सलाह पर। लेकिन कौन से सिस्टम पर? कॉलेजियम सिस्टम। तो आपको पता चल गया होगा कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है। सर्वोच्च न्यायालय में एक टीम गठित होती है 5 लोगों की, एक मुख्य न्यायाधीश के रूप में और 4 अन्य न्यायाधीश के रूप में। ये चारों लोग, 5 लोग मिल करके एक सदस्य का यानी कि एक न्यायाधीश का नाम किसके पास भेजते हैं? राष्ट्रपति के महोदय के पास। फिर राष्ट्रपति महोदय इनकी क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। तो ये हो गई नियुक्ति। अब किसी भी मुख्य न्यायाधीश की, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, सर्वोच्च न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, उनकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? सबसे पहले बात आती है कि वो भारत का नागरिक हो। सबसे अगर कोई चीज हो कि भारत का नागरिक होना चाहिए। अच्छा, इसमें भी प्रश्न बनता है, कहीं पर भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कहीं पर भी अगर प्रश्न पूछता है कि जो भारत का नागरिक होना चाहिए, क्या वो जन्म से नागरिक हो? ऐसा नहीं है, जन्म से नागरिक नहीं होना चाहिए। मतलब अगर वो नागरिकता ले लिया है भारत की, तो वो भी भारत का नागरिक माना ही जाता है। ऐसे में नहीं होना चाहिए कि जन्म से ही नागरिक। तो प्रश्न में फंसा देता है कि वो जन्म से नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। तो जन्म से भारत का नागरिक हो तो ये प्रश्न गलत बन जाएगा। ऐसा होना चाहिए कि भारत का नागरिक हो, वो क्या कर सकता है कि भारत की नागरिकता अगर लिया है तो वो भारत का नागरिक माना जाता है। तो पहला यही है कि योग्यता में पहला फुलफिल करना पड़ता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरे कंडीशन में 2 बातें आती हैं। 2 बातों में से एक है कि वो कम से कम हाई कोर्ट में, जो उच्च न्यायालय होता है, जो राज्य स्तर पर होता है, कम से कम 5 वर्षों तक एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में किसकी काम कर रहे हो? वो जज के रूप में हो। यानी कि हाई कोर्ट में, एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में या उच्च न्यायालय में जज के रूप में 5 वर्षों तक कार्य किया हो। अच्छा, इसको अगर नहीं फुलफिल कर पाता है तो दूसरा कंडीशन है, वो क्या कर सकता है कि 10 वर्षों तक, इसमें क्या है, इसी में 2 कंडीशन है दूसरे वाले में, या तो 5 वर्षों तक जज का कार्य कर रहा हो हाई कोर्ट में, या अगर नहीं है हाई कोर्ट में जज 5 वर्ष के लिए, तो वो 10 वर्षों तक हाई कोर्ट में वकालत, अब एक वकालत के रूप में कार्य कर रहा हो। यानी कि 10 वर्षों तक वो क्या हो, हाई कोर्ट का वकील हो, तो भी वो क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय की योग्यता में आ जाएगा। ऐसे में अगर क्या होता है कि इन दोनों को भी ना याद करना हो तो वो क्या होता है, राष्ट्रपति की दृष्टि में विधिवेता हो। मतलब कि राष्ट्रपति की नजर में कोई भी सदस्य, अगर राष्ट्रपति की नजर में ये आ रहा है कि नहीं, ये कानून का ज्यादा जानकार है, कानून की ज्यादा जानकारी रखता है, तो ऐसे में राष्ट्रपति महोदय भी क्या कर सकते हैं, उसकी नियुक्ति कर सकते हैं। तो इन ऐसे केस में इन दोनों की जरूरत भी नहीं पड़ती है, और ऐसे में क्या हो जाती है, उनकी योग्यता अब ये मानी जाती है कि 5 वर्ष तक जज हो या 10 वर्षों तक किसी हाई कोर्ट में, एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में क्या 10 वर्षों तक वकालत किया हो। अब इनका जो शपथ, योग्यता हो गई, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अब शपथ कौन दिलाता है, कि नियुक्ति तो वो कर देते हैं, नियुक्ति के बाद होता है ना कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन एक शपथ लेना पड़ता है। जो बड़े बड़े पद होते हैं वहां पे क्या लेना पड़ता है, शपथ। तो छोटे भी देख सकते हो, पुलिस में जो भर्ती होता है वहां भी शपथ दिलाया जाता है। तो ऐसे में जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, तो ऐसे में इनको शपथ कौन दिलाता है। तो प्रश्न पूछता है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं। वो अनुच्छेद
124 के तहत, अनुच्छेद 124 6 के तहत वो क्या करते हैं, शपथ दिलाते हैं। और साथ ही साथ शपथ के साथ साथ त्याग पत्र भी कौन किसको देते हैं, मुख्य न्यायाधीश के। ऐसे में अगर त्याग पत्र अगर देना चाहें तो त्याग पत्र भी किसको देते हैं, राष्ट्रपति को। मतलब नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं, त्याग पत्र किसको देंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश लोग, तो राष्ट्रपति महोदय को देते हैं। अब बात आती है कि इनका जो कार्यकाल होता है, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उन मुख्य न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो अधिकतम 65 वर्ष तक। ऑप्शन में आता है तो बच्चे बहुत गलती करते हैं, 62 वर्ष लगा के आते हैं कि 55 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष और 65 वर्ष। तो ऐसे में 62 वर्ष नहीं होगा, अधिकतम 65 वर्ष तक वो क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। जिस दिन उनका 65 वर्ष पूर्ण हो जाएगा उसी दिन उनको क्या करना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है। तो अधिकतम 65 वर्ष आयु तक क्या कर सकते हैं, ये सर्वोच्च न्यायालय में रह सकते हैं। ऐसे में इनको क्या कर होता है कि ये पहले भी हट सकते हैं, हटाने की विधि भी है, और चाहे तो अपने मर्जी से क्या कर सकते हैं, त्याग पत्र दे सकते हैं। तो हटाने की विधि अभी हम लोग पढ़ेंगे, आगे देख रहे हैं। तो ये है इनका कार्यकाल। तो ये राष्ट्रपति से संबंधित कुछ और बेसिक बातें थी कि इनको राष्ट्र शपथ कौन दिलाता है और उनका त्याग पत्र किसको देते हैं, कार्यकाल कितना होता है, तो ये चीजें हैं। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति कह रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, अगर ऐसे में कोई गलत काम करते हैं, यानी कि उन पर कोई भ्रष्टाचार या कुछ भी ऐसा कारण लग जाता है कि जिसकी वजह से उनको हटाने की जरूरत नौबत आ जाए, तो ऐसे में उनको हटाया कैसे जाता है वो हम देखते हैं। तो क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनको हटाने की जो विधि होती है वो क्या होती है, कब हटते हैं, जैसे उन पर क्या हो जाए साबित कदाचार। हमने बताया ना कि भ्रष्टाचार वगैरह कोई भी नियम आ जाए तो ऐसे में क्या किया जाता है, इनको हटाने की विधि चालू हो जाती है। और हटाने की विधि किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 125 में हटाने की विधि का जिक्र किया गया है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का। तो ऐसे में क्या होता है, हटाने की विधि जो होगी तो वो सबसे पहले कहाँ पे लाया जाता है, संसद द्वारा। तो संसद द्वारा यहाँ पे क्या प्रस्ताव लाया जाता है, क्या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने का। तो प्रस्ताव लाया जाता है तो उस पहले राज्यसभा में आ सकता है या लोकसभा में, कहीं पर भी आ सकता है। अगर लोकसभा में आ रहा है तो उनके पास 100 सदस्यों का क्या होना चाहिए, समर्थन होना चाहिए चीफ जस्टिस इंडिया के खिलाफ कि नहीं ये गलत है। तो ऐसे में इनके क्या करना पड़ता है कि 100 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, या कह सकते हैं 100 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए जब लोकसभा में उनके खिलाफ बिल प्रस्ताव पारित लाया जाता है। या राज्यसभा में लाया जाता है तो राज्यसभा में जब लाया जाएगा तो कम से कम 50 हस्ताक्षर होने चाहिए, तब जाके राज्यसभा में आएगा। ऐसे में लोकसभा या राज्यसभा में कहीं पर भी आ सकता है। लोकसभा में 100 हस्ताक्षर यानी कि 100 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए इनको हटाने के लिए, और राज्यसभा में हटाने के लिए अगर कोई प्रस्ताव लाया जाता है तो 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए चीफ जस्टिस यानी कि CJI को, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ऐसे में जब इन यहाँ पर बिल पास हो जाती है तो लोकसभा और राज्यसभा से 2/3 मत पारित करके, यानी कि कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित करके फिर क्या किया जाता है, वो प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। फिर राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, राष्ट्रपति महोदय एक टीम गठित करते हैं, और वो टीम गठित करके वो देखते हैं, फिर वो टीम गठित करके क्या करते हैं, उस मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ क्या करते हैं, टीम गठित करके ये दिखाना चाहते हैं कि जो इनके खिलाफ प्रस्ताव लाया गया है क्या ये सच में भ्रष्टाचार के खिलाफ या किसी मामले में फंसे हुए हैं, या ऐसे में झूठे में लाया गया है, यानी कि फेक बनाया गया है। तो ऐसे में राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, एक टीम गठित करके उसके यानी कि जांच करते हैं, और जांच करने में यदि सही पाया जाता है, उनके गठित जो टीम गठित की जाती है और गठित टीमों के द्वारा यदि सही पाया जाता है तो ऐसे में राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, अपने हस्ताक्षर करके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटा सकते हैं। जैसे मतलब राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाया जाता है, उसी तरह से प्रक्रिया है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने की। हालांकि संविधान में ये नहीं लिखा गया है कि इनको हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया है, उसका प्रयोग नहीं किया गया है, वो सिर्फ ऐसे संविधान से संबंधित नहीं है, यह हटाने की प्रक्रिया थी। तो कोई भी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, यदि कोई गलत कार्य करता है, भ्रष्टाचार में पाया जाता है जो कि संवैधानिक खिलाफों में आता है, तो ऐसे में इन प्रक्रिया के द्वारा इन पर क्या होता है, हटाने की ये विधि होती है। तो आप लोग हटाने की विधि अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए नोट में क्या है कि बी रामास्वामी एक ऐसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ ये लाया गया था, क्या हटाने की विधि में प्रस्ताव तो लाया गया था लेकिन वो पास नहीं हो पाया था। जो प्रस्ताव लाया गया था वो झूठा साबित हुआ था।
तो ऐसे में एक ही मुख्य न्यायाधीश है, वो कौन है? बी रामास्वामी। तो बी रामास्वामी ही इनके ही खिलाफ क्या किया गया था? वो प्रस्ताव लाया गया था हटाने के लिए। तो ये चीज था हटाने की विधि से संबंधित। अब जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनका वेतन कितना होता है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका जो वेतन होता है वो 2,80,000 होता है। अन्य लोगों का वो 2,50,000 होता है। तो ये यहाँ से मतलब जितने भी शब्द को लिखे गए हैं, एग्जाम की दृष्टि से सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे नोट किए गए हैं। और आप लोग अच्छे से नोट्स बनाना, इसका अच्छे से नोट्स बनाना, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए और बारी बारी से फिर दोहरा लेना, आपका काम खत्म हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय यानी कि न्यायपालिका से संबंधित। अब बात करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की कुछ शक्तियां हैं। सर्वोच्च न्यायालय की कुछ शक्तियां हैं। वो शक्तियां क्या क्या हैं? कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत हैं। जैसे एक होता है मूल अधिकारिता। तो मूल अधिकारिता जो है वो अनुच्छेद 131 में है। होती तो बहुत शक्तियां हैं, लेकिन उनमें से कुछ शक्तियों को हम देखते हैं। जैसे मूल अधिकारिता किस में है? अनुच्छेद 131 में है। क्या क्या है? कि यदि राज्य और भारत के बीच कोई विवाद शुरू होता है, राज्य और भारत के बीच कोई विवाद शुरू होता है, तो ऐसे में इनके द्वारा जो मुकदमा होगा वो सर्वोच्च न्यायालय में चलेगा। तो भारत और राज्यों के बीच के कोई मनमुटाव होता है, कोई बात को लेकर के मुकदमा चलता है, तो ऐसे में क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय के पास इनका मुकदमा रखा जाता है। अब एक या एक से अधिक राज्य हो और भारत के खिलाफ, इन दोनों के बीच में कोई मतभेद हो, तो ऐसे में जब मुकदमा होता है वो भी कहाँ पे चलता है? सर्वोच्च न्यायालय में होता है। यानी कि समूह राज्य, कुछ राज्य एक साथ है और कुछ राज्य भारत के साथ है। यानी कि जैसे कुछ राज्य अब अलग मत रखते हैं और कुछ राज्य भारत के पक्ष में है, कि मतलब कोई कानून को लेकर के, किसी बात को लेकर के, तो ऐसे में जब कोई मुकदमा होगा तो वो भी कहाँ पे होता है? वो भी किसके पास जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के पास। इसमें नोट करने वाली बात ये होगी कि जो नदी जल विवाद होता है राज्यों के बीच, जब कोई एक दो राज्यों के बीच का नदी जल विवाद होता है, तो वो नदी जल विवाद इस अधिकारिता में नहीं आता है। वो अनुच्छेद, नदी जल विवाद का जो है वो अनुच्छेद 262 के तहत, अनुच्छेद 262 के तहत वो कहाँ रखा जाता है? अनुच्छेद 262 के तहत उसको सुलझाया जा सकता है। तो जब दो या दो से अधिक राज्यों के बीच या तीन राज्यों के बीच का जो नदी जल विवाद होता है वो अनुच्छेद 262 के तहत रखा जाता है। उसको इस सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों में यानी कि मूल अधिकारिता में शामिल नहीं किया गया है। और क्या है? दूसरा है रीट अधिकारिता। जो मूल अधिकार, हमारे जो मूल अधिकार हैं, उन मूल अधिकारों का जो संरक्षण होता है, तो उन मूल अधिकारों को संरक्षण करने का अधिकार किसके पास होता है? सर्वोच्च न्यायालय के पास, जो कि वो 5 रीट दायर कर सकता है अनुच्छेद 32 के तहत। तो अनुच्छेद 32 के तहत वो क्या कर सकता है? 5 रीट दायर कर सकता है, जो कि हमारे क्या होता है? हमारे संरक्षण में होता है। तीसरा क्या है? अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या है? कि कोई भी जो है मुकदमा होता है वो राज्यों के बीच और केंद्र के बीच, तो ऐसे में वो न्यायालय कौन सा होगा? सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ही देखेगा। सलाह का अधिकार यानी कि सलाह अधिकारिता। सलाह अधिकारिता से संबंधित क्या है? ये अनुच्छेद 143 में है। ये सर्वोच्च न्यायालय के पास अधिकार होता है, या कह सकते हैं इनके पास अधिकार है कि वो राष्ट्रपति को अपने सदस्य न्यायाधीशों के द्वारा क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं अनुच्छेद 143 के तहत। लेकिन राष्ट्रपति महोदय बाध्य नहीं होंगे जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों द्वारा सलाह दिया जाएगा। तो ये भी इनके पास एक शक्ति है कि वो राष्ट्रपति को क्या कर सकते हैं? सलाह दे सकते हैं। तो सलाह देंगे, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति महोदय उसको माने, बाध्य नहीं होंगे उसको सलाह को मानने के लिए। तो ये भी एक अधिकार होता है, ये भी इनकी एक शक्तियां होती हैं कि राष्ट्रपति महोदय को क्या दे सकते हैं? सलाह दे सकते हैं। और अगला शक्ति है कि न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है? अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 137 और अनुच्छेद 13 के तहत इनका अलग अलग अनुच्छेदों में जिक्र किया गया है न्यायिक पुनर्विलोकन का। अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 137 में, अनुच्छेद 13 में। इससे क्या मतलब होता है कि न्यायिक पुनर्विलोकन में यानी कि सर्वोच्च न्यायालय यदि कोई जजमेंट सुनाती है, तो यदि वो गलत है, पहले से मान लीजिए कि जैसे प्रस्तावना शब्द था, प्रस्तावना को पहले सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि वो संविधान के अंग नहीं है, संविधान के भाग नहीं है। तो बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? अपना न्यायिक पुनर्विलोकन यानी कि विचारों को बदला। फिर बाद में कहा कि नहीं, प्रस्तावना भी एक संविधान का अंग है।
तो संविधान का अंग बाद में माना। तो ऐसे में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यदि कोई न्याय दिया गया है, वो पहले गलत साबित किया गया है, बाद में उसके पास ये शक्ति होती है कि वो जो गलत है या सही है, किसी को भी पुनः उसको सही कर सकती है। यदि गलती से वो सही कर दिया गया है, जिनके द्वारा जो जजमेंट किया गया है, तो बाद में गलती से हो गया तो उसको बाद में क्या कर सकती है, पुनर्विलोकन करके उसको सही कर सकती है, या सही है तो उसको गलत कर सकती है। इनके पास अधिकार होता है न्यायिक पुनर्विलोकन का। ठीक है, तो ये संबंधित था न्यायपालिका में, न्यायपालिका से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय से जो प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में, हमने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा नहीं कि पूरा हमको सर्वोच्च न्यायालय को ही समझना है, हमको सर्वोच्च न्यायालय ऐसे पढ़ना है जिससे एग्जाम में यदि कोई प्रश्न आता है तो वो ना छूटे। ऐसा नहीं कि पूरा बेसिक समझ करना है, तो ऐसे में आप जान सकते हो तो आप पढ़ सकते हो, खुद बुक होती है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं यहाँ पे जो आ सकते हैं, उन सबको कवर किया गया है, उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए कि जो पुराने प्रश्न पूछे गए हैं, पहले से जो प्रश्न आ रहे हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये सेशन लाया गया, यानी कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाया गया है। तो आप लोग अच्छे से वीडियो को देखना, एक बार नहीं 2 बार देखना, समझ में आ जाएगा। और जब समझ में आ जाएगा तो बहुविकल्पी प्रश्नों को आप लोग लगाना, तो जिससे और भी आपको समझ बनेगी। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।